हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो सो देर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसको हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले है रिकॉर्डिंग। अगर हम बात करें एक्रूअल बेसिस की, तो एक्रूअल बेसिस में कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कैश ट्रांजैक्शन, कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, बाकी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन कैश में होंगे, जो एक्चुअली में हमें रिसीव हो गया या जो एक्चुअली में हमने पे कर दिया, हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करने वाले हैं। कोई भी उधार ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि एक्रूअल बेसिस में कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, दोनों ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ओके, अब आती है बात मैचिंग प्रिंसिपल की। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस साल के सारे रेवेन्यू और को मैच करना है इस साल के सारे एक्सपेंसेस को। इस साल के सारे रेवेन्यू को मैच करना है इस साल के सारे एक्सपेंसेस के साथ, जिससे कि ये पता चल जाए कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, करेक्ट प्रॉफिट हमें पता चल सके। ठीक है, इसी प्रिंसिपल की वजह से, मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है किसकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा कौन सा होता है, वो एक्सपेंसेस जो पे करना है अभी तक पे नहीं किया। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि इस साल के सारे एक्सपेंस, चाहे पे करे हो चाहे ना करे हो, इस साल की सारी इनकम के साथ, चाहे अभी तक मिली हो या ना मिली हो, मैच करके देखना है, जिससे करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता चल जाए। तो यहां पर एक्रूअल बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कैश बेसिस में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो अप नहीं करते हैं। जिसकी वजह से ये फॉलो अप करता है, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। यानी कि चाहे हमने पे करा हो या ना करा हो, हमें क्या करना है, इस साल के सारे एक्सपेंस लेने हैं, इसलिए इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। प्रीपेड एक्सपेंस ये तो अगले साल का है, जबकि मैच हमें किस साल का करना है, इस साल का करना है, तो ये तो अगले साल का है, इसको नहीं लेंगे, तो इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये इनकम कौन सी है बेटा, जो नेक्स्ट ईयर की है, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक्रूड इनकम कौन सी है, जो इसी साल की है, तो इसको हम लेंगे। तो अगर हमारा एक्रूअल बेसिस हम फॉलो कर रहे हैं, तो इन सारे आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। करनी क्यों पड़ती है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है कौन, एक्रूअल बेसिस। और कैश बेसिस जो होता है वो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते। इसमें सिर्फ क्या देखते हैं, पैसे मिले हैं तो चाहे इस साल के हो चाहे किसी भी साल के हो, अगर मिल गए तो एंट्री होगी, पे कर दिया तो एंट्री होगी। ठीक है, ये नहीं देखते कि क्या कौन से साल का है कौन साल का नहीं है। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑन कैश बेसिस। ओके, अब आते हैं एक्रूअल पे। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, एक्रूअल बेसिस तो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करता है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, कैश को भी और क्रेडिट को भी। ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से ट्रू फेयर जो प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, कौन सा बेसिस, एक्रूअल बेसिस शो करता है। लेकिन कैश बेसिस एक ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करता है। बेटा क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो उधार वाली ट्रांजेक्शन है उसको तो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे। यानी कि जितनी भी इनकम्स हो रही हैं, जो मिल गई वो तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन जो हमने सेल कर दी है लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले, उसको हम रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे हैं, है ना। और यहां पर क्या है, एक्सपेंसेस जो एक्चुअली में पे कर दिए सिर्फ उसको रिकॉर्ड करा है, जो पे करने हैं लेकिन अभी तक नहीं किए उसको रिकॉर्ड नहीं किया। यानी कि ये एक तरह से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने की वजह से हमारी क्या है, ट्रू प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हम
कैलकुलेट बेटा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। एक्रूअल बेसिस क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड है, यानी कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश में हो चाहे वो उधार हो, हमने उसको भी रिकॉर्ड किया है और हमने इन सारी चीज़ों की भी एडजस्टमेंट कर दी है। यानी कि इस साल की जो भी एक्सपेंस है या जो भी इनकम है वो भी हमने लिए हैं और जो अगले साल के हैं वो हमने हटा दिए, जिससे हमें इस साल का करेक्ट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस साल की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश बेसिस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल नॉलेज, देखो एक्रूअल बेसिस क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड करता है इसीलिए इसके लिए एक टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की, एक्रूड इनकम की, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं जिसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, लेकिन उतनी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो मच टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। सिंपली ये फॉलो अप करते हैं हम लोग, पैसे मिल गए तो रिकॉर्ड कर लिया, पे कर दिए तो रिकॉर्ड कर लिया, अदरवाइज कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है क्योंकि एडजस्टमेंट्स बहुत सारी करनी पड़ती है। यहां पर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। लीगल पोजीशन क्या है? देखो एक्रूअल बेसिस एक कंप्लीट रिकॉर्ड है जिसकी वजह से कंपनीज एक्ट 2013 ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये कहता है कि भैया एक्रूअल बेसिस पे आप फॉलो अप करो। यानी कि हम चाहते हैं कि आप एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखो। ठीक है, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट 2013 ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है बेटा? क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है ना, तो इसीलिए इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। भाई छोटी मोटी चीजें हैं, छोटे मोटे जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो उसको फॉलो अप कर सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जिसकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक पहुंच गई है उसको फिर एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी, देखो एक्रूअल बेसिस तो एक्सेप्टेबल है लेकिन कैश बेसिस एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है ये। ठीक है, इंडिया में ये वैसे भी बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ओके, रिलायबिलिटी, क्योंकि ये कंप्लीट रिकॉर्ड है इसलिए ये एक्रूअल बेसिस हमारे लिए क्या है बेटा? रिलायबल है। ठीक है, लेकिन कैश बेसिस इतना रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। ओके, सुटेबिलिटी, अब यहां पर बात करते हैं सुटेबिलिटी की। देखो एक्रूअल बेसिस एक कंप्लीट रिकॉर्ड है जिसकी वजह से ये हर टाइप के बिजनेस में सुटेबल है ना। लेकिन अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो कैश बेसिस जो है वो हर टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए सूटेबल है अब ये देख लेते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मली जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकती है। प्रोफेशनल्स, देखो बेटा प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है वो सर्विसेज का प्रोवाइड करना है, बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव नहीं है। हम जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हम ये एज्यूम करते हैं कि इनका मेन मोटिव ये नहीं है बाय हुक और बाय क्रुक हमें कैसे भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। नो, हमें सर्विसेज देनी है। ठीक है, एट ए रीजनेबल प्राइस, हमें रीजनेबल प्राइस पे सर्विसेज देनी है। इसीलिए जो भी प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स हो गए हमारे, तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनका, डॉक्टर्स का ज़्यादा ये नहीं है कि हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, उन्हें सर्विस देनी है। सर्विस का एक एक्यूरेट प्राइस है, उसके बेस पे सर्विस देनी है, एक रीजनेबल प्राइस पे सर्विस देनी है। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग अपना कैश बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई लॉयर है, लॉयर की मान लो फीस, उसको कब विश्वास होता है कि उसको फीस हाँ रियली में मिल गई? जब रियली में पैसे उसको मिल जाते हैं। देखो जब तक उसको एग्जैक्टली पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक वो डाउट पे रहता है कि यार ये मुझे पैसे देगा या नहीं देगा, जिसका मैं केस लड़ रहा हूं कल को उसी को फांसी हो गई तो क्या होगा? फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर हम मान लो किसी से अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई काम करा रहे हैं तो जब तक उसको पैसे मिल नहीं जाते एक श्योरिटी बनती नहीं है ढंग से। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कैश बेसिस पे फॉलो अप कर लेते हैं उसको, यानी कि जब एक्चुअली में मिल जाता है तब उसको मानते हैं कि हाँ अब मिल गया।
एक्चुअली में जब ये लोग पे कर देते हैं तो ठीक है, तब लगता है कि हाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये नॉर्मली कैश बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आजकल तो क्या है, एक्रूअल बेसिस पे सभी फॉलो अप करते हैं, लेकिन इनके लिए ऑप्शनल ये हो जाता है कि ये कैश बेसिस पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ना, चाहे कुछ भी हो, मिला हो ना मिला हो, बाई हुक और बाई क्रूक हम निकलवा ही लेंगे, नो। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कैश बेसिस और ये हमारे लिए क्या है, एक्रूअल बेसिस है। एक्रूअल बेसिस हमारा सब में अप्लाई हो सकता है, कैश बेसिस पे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो इंडिया में रिकॉग्नाइजेबल जो है वो क्या है, हमारे लिए एक्रूअल बेसिस ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, तो बेटा ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि कैश बेसिस पे और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। एक्रूअल बेसिस तो हमारा क्या करता है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। कंप्लीट रिकॉर्ड क्यों है, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है। कैश बेसिस पे सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, तो उसके बेस पे आप लोग जज करें, इसको अच्छे से समझें। बेटा कोई भी डाउट अगर आपका आता है इस टॉपिक पे तो आप मुझसे पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।